दोस्तों, क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं? क्या आपके घर में गर्भवती महिलाएं हैं या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं जो असामान्य दिखते हैं? अगर हाँ, तो कहीं मत जाइए, यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आज हम डाउन सिंड्रोम के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या होता है डाउन सिंड्रोम, क्यों होता है डाउन सिंड्रोम, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। मैं BR वर्मा स्वागत करता हूं आपका BL नर्सिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या है। कि डाउन सिंड्रोम किसी तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम इंसानों में जो जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित बीमारियां हैं उनमें सबसे आम जेनेटिक डिसऑर्डर है। भारत के अंदर लगभग 700 से 1000 बच्चों में से एक बच्चे में यह आनुवंशिक विकार पाया जाता है और इसकी खोज की थी ब्रिटेन के एक डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन और उन्हीं के नाम पर ही इस बीमारी का नामकरण हुआ था। दोस्तों, इंसान की सेल के अंदर कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम माता से मिलते हैं तथा 23 क्रोमोसोम पिता से मिलते हैं। इस प्रकार 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जब मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं और कुल मिलाकर जब 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। जब ये गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम बिल्कुल सही रूप से आपस में मिलकर एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है, लेकिन कभी कभी 23 गुणसूत्र माता और पिता से सही प्रकार से नहीं मिल पाते हैं तो ये किसी आनुवंशिक विकार का कारण बनते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण यह डिसऑर्डर पाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं और कुल 23 जोड़ी यानी टोटल 46 गुणसूत्र मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी या तो माता से या पिता से एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो कि क्रोमोसोम 21 में जुड़ जाता है और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के जुड़ने के कारण टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है और यही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पैदा होने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसी एक्स्ट्रा गुणसूत्र के कारण एक जेनेटिक डिसऑर्डर का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम ट्राइसोमी 21 भी होता है। आगे बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। अब तक हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है और अब हम देखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम 3 प्रकार का होता है। पहला ट्राइसोमी 21, दूसरा ट्रांसलोकेशन और तीसरा मोजेक। आगे हम इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। दोस्तों, अब हम ट्राइसोमी 21 के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। होता क्या है कि एक सेल के निर्माण में 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। इस प्रकार एक क्रोमोसोम के अंदर 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनमें 46 की बजाय 47 यानी 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हर एक सेल में पाए जाते हैं, यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है
और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण इसे ट्राइसमी 21 डाउन सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, ट्राइसमी 21 डाउन सिंड्रोम से ग्रसित 100 में से 94 बच्चे, यानी कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित अगर 100 बच्चे होंगे तो उनमें 94 बच्चे ऐसे होंगे जो ट्राइसमी 21 डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होंगे। अब हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के दूसरे प्रकार ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम के ऊपर। दोस्तों, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम ट्राइसमी 21 के जैसा ही होता है। इसमें भी सेल के अंदर 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ट्राइसमी 21 में भी 46 की बजाय 47 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन ट्राइसमी से अलग इसलिए है क्योंकि गुणसूत्र संख्या 21 की जो एक एक्स्ट्रा कॉपी, जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र संख्या 21 है, यह जरूरी नहीं कि गुणसूत्र संख्या 21 से ही जुड़ा हो। यह 23 अन्य किसी भी गुणसूत्र से जुड़ा हो सकता है। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम से केवल और केवल 4% शिशु ही इससे ग्रसित होते हैं। आंशिक या पूर्ण रूप से मौजूद होने के कारण इसे ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन इसमें अब हम डाउन सिंड्रोम का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जो कि मोज़ेक डाउन सिंड्रोम है। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि 23 गुणसूत्र मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं और एक सेल के अंदर 40 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ट्राइसमी 21 में 47 गुणसूत्र पाए जाते थे और ट्रांसलोकेशन में भी 47 गुणसूत्र पाए जाते थे। लेकिन मोज़ेक में कुछ ही कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या 21 एक्स्ट्रा होता है, यानी कि शरीर की हर सेल के अंदर गुणसूत्र संख्या 21 एक्स्ट्रा नहीं पाया जाता है। यानी शरीर की कुछ कोशिकाओं में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं और कुछ कोशिकाओं में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यही है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम और यह केवल और केवल 2% शिशुओं में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम के 3 प्रकार होते हैं, उनमें सबसे कम पाया जाने वाला है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। लक्षणों के आधार पर हम डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का पता लगा सकते हैं। कुछ एक लक्षण हैं जैसे गर्दन के पीछे की त्वचा का बढ़ जाना। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के कान और गर्दन छोटे होते हैं, ये कद में भी छोटे होते हैं, इनका शारीरिक विकास देरी से होता है, सिर छोटा होता है, मुँह छोटा होता है, इनकी जीभ कुछ उभरी हुई होती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है, दोनों पैर के अंगूठे यानी कि पैर के अंगूठे और उसकी पास वाली उंगली में गैप ज़्यादा होता है, इनके हाथ चौड़े होते हैं और उंगलियां छोटी होती है, इनका वजन और लंबाई औसतन रूप से कम होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त एक युवा का औसत बौद्धिक स्तर लगभग 50 के आसपास होता है। डाउन सिंड्रोम होने के कुछ दूसरे कारण भी होते हैं। अगर कोई महिला 35 साल की उम्र के बाद गर्भवती होती है तो होने वाले बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक 20 वर्षीय माता एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना 0.1% से भी कम होती है। लेकिन अगर एक 45 साल की माता एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस 3% तक हो सकते हैं। और डाउन सिंड्रोम होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अगर आपका पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो भी डाउन सिंड्रोम दूसरे बच्चे को होने का चांस बढ़ जाता है। अगर माता या पिता को डाउन सिंड्रोम है तो भी डाउन सिंड्रोम होने का चांस बच्चे को बढ़ जाता है। कैसे पता लगाएं कि डाउन सिंड्रोम बच्चे को हो सकता है या नहीं? दोस्तों, डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान यानी 13 या 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, उसी समय एक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने के कितने चांसेस है। इस टेस्ट से यह पता नहीं लगाया जा सकता
कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। इससे केवल पॉसिबिलिटी पता लगाई जाती है कि कितनी संभावनाएं हैं। नंबर 2, जोखिम वाले मामले में यूट्रस के अंदर एक सिरिंज को इंजेक्ट किया जाता है और उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। डाउन सिंड्रोम के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनका नाम है ट्रिपल टेस्ट, ड्यूल टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी और एमनियोसेंटेसिस। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम का इलाज क्या है। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है तो उसकी उचित देखभाल करके उसकी उम्र को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, अब हम वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह का स्पष्ट दोष है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे होता है। दोस्तों, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनके सोचने और समझने की क्षमता भी सामान्य बच्चों से कम होती है। इसलिए हमें कभी भी भूल कर भी इन बच्चों की तुलना सामान्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका मनोबल गिर जाता है। ये बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को ऐसा भोजन दें जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। हमें उनके पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। हमें इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ खेलना देना चाहिए और इन बच्चों में मोटापा न हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचने के लिए हमें इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं उनके माता पिता को भी पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहिए। डेली रूटीन के काम भी इन्हें खुद ही करने देना चाहिए और हमें उनकी हेल्प तभी करनी चाहिए जब उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। सामान्य जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं से भी इनकी पहचान करानी चाहिए। जैसे हमें उन्हें बताना चाहिए ये कपड़े हैं, ये बर्तन हैं, ये फल है, ये सब्जी है, ये पानी है, ये खाना है। दोस्तों, ये सब इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी सीखने और समझने की क्षमता सामान्य बच्चों से कम होती है। दोस्तों, इन्हें हर प्रकार की एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए। जैसे कोई शादी समारोह हो, जन्मदिन पार्टी हो, धार्मिक स्थल पे हम जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, उन सभी क्रियाकलापों में डाउन सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई बच्चा है तो उसको शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित कोई बच्चा है और वह अपने दैनिक कार्यों को करने में भी सक्षम है और उसे सामान्य चीज़ों की पहचान है तो उसे स्कूल में ज़रूर भेजना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।